नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, इस देश की राजनीति को फिलहाल दो पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं। एक है नैरेटिव और दूसरा है परसेप्शन। किसी ने नैरेटिव बना दिया या परसेप्शन अपना गढ़ लिया तो उसको कामयाबी मिलती है, और नैरेटिव और परसेप्शन गढ़ने के मौके कभी कभी मिलते हैं राजनीति में, और जिसने इस मौके पे चौका मार दिया वही बाजी मार जाता है। उदाहरण के तौर पे अन्ना हजारे आंदोलन ने एक मौका बनाया, मौका क्रिएट किया इनफैक्ट बीजेपी ने अन्ना हजारे आंदोलन के ज़रिए, और एक नैरेटिव बनाया और एक परसेप्शन लोगों के सामने बनाया कि नैरेटिव ये बनाया कि ये भ्रष्ट कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार, मोदी यानी अच्छा भविष्य, अच्छे दिन। ये नैरेटिव परसेप्शन बनाने के आधार पर मोदी जी सत्ता में आ गए, बीजेपी सत्ता में आ गई, और उसके बाद लगातार सबसे ज़्यादा बीजेपी ने अगर किसी पे काम किया तो इन्हीं दो चीज़ों पे काम किया। इसके लिए पूरा एक आईटी सेल खड़ा कर दिया गया, पूरी एक ट्रोल जो है गैंग है वो खड़ी कर दी गई, मीडिया को पूरी तरह से जेब में डाल दिया गया। जो भी हो सकता था, जो आवाज़ें उठा सकते थे, उन आवाज़ों को पार्टी के बाहर दबा दिया गया। जो पार्टी के अंदर आवाज़ें उठ सकती थी उन्हें किसी को रिटायर कर दिया गया, किसी को राजनीतिक रूप से इतना कमज़ोर कर दिया गया कि उसकी आवाज़ ही कम हो गई। तो ये नैरेटिव और ये परसेप्शन दोनों तब से लेके बीजेपी बनाए रख रही है हर मौके पे, क्योंकि वो चौका मारती है और मौका देती है गलती से कांग्रेस। अब तक बहुत मौके कांग्रेस ने दिए हैं और कांग्रेस के अंदर बैठे लोग उसकी सबसे बड़ी वजह है। लेकिन कांग्रेस चूक जाती है कहाँ पर? वो चूक जाती है खुद अपने मौके पे चौका मारने पे, क्योंकि मौके तो बीजेपी भी देती है, दूसरे भी देते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त देश का एक बहुत बड़े राज्य में एक बहुत सुनहरी मौका है कांग्रेस के पास, लेकिन कांग्रेस के अंदर मुझे नहीं मालूम कि उसको लेके कोई बातचीत ही नहीं हो रही, और वो प्रदेश है पश्चिम बंगाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में मुझे लगता है इस वक्त कांग्रेस के पास बहुत सुनहरा मौका है कि मौके का फ़ायदा उठाकर कांग्रेस वहाँ जो लोग राजनीति से दुखी हो गए हैं उन्हें एक थर्ड परसेप्शन दे सकती है। उसके लिए ज़रूरी है कि कांग्रेस एक्टिव हो, कांग्रेस पश्चिम बंगाल में वही चीज़ करे जो बिहार में कर रही है या दिल्ली में किया था या गुजरात में करने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल की जनता दरअसल इस वक्त एक तरह से निराश हो चुकी है राजनेताओं से। वो ये हिंसा की राजनीति देख देख कर इतनी पक चुकी है, कई जनरेशन पश्चिम बंगाल की हिंसा की राजनीति देख देख कर परेशान हो चुकी है। वरना कहा यह जाता था, जब हम छोटे थे तो पढ़ते थे तो ये कहा जाता था कि पश्चिम बंगाल के लोग सबसे शरीफ होते हैं, वो कला की तरफ ज़्यादा जो है उनका झुकाव रहता है, इसलिए जो कलाकार होता है वो वैसे ही नरम दिल का होता है। लेकिन जब आती है चुनावी हिंसा की बात तो सबसे ज़्यादा इस देश में कहीं चुनावी हिंसा होती है, राजनीतिक हिंसा होती है, वो पश्चिम बंगाल में होती है। जब तक कांग्रेस सरकार में थी, 1977 तक पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं थी। लेकिन उसके बाद आप इतिहास उठा के देखिए, जब 1977 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तब से लेकर अब तक न कांग्रेस सत्ता में लौटी, और पश्चिम बंगाल में राजनीति का शांति का रूप कहीं चला गया और हिंसक रूप लगातार वहाँ बढ़ता ही रहा है, कम होने की बजाय। 77 से लेकर 2011 तक पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकारें रहीं, और लेफ्ट की सरकारों में भी आपको मालूम है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा की ढेरों घटनाएं हुई। उसी हिंसा की घटनाओं का एक जो वो कहते हैं ना उपज, वो ममता बनर्जी है। फिर 2011 में ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के लोगों ने चुना तो उन्हें लगा कि शायद अब ये हिंसक राजनीति से छुटकारा मिलेगा, लेकिन ममता बनर्जी के राज में भी लगातार चुनावी हिंसाएं, राजनीतिक हिंसाएं होती रही हैं, घटनाएं लगातार हो रही है। अब जब ममता बनर्जी को चैलेंज करने की बात आई तो फिर आई बीजेपी, और बीजेपी 2016 से वही तरीका अपना रही है जिस तरीके को अपनाकर पहले लेफ्ट सत्ता में पहुंचा, फिर ममता बनर्जी सत्ता में पहुंची। अब बीजेपी उसी तरीके को अपनाकर ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करके वहां सत्ता कब्जाना चाहती है, और वो तरीका है राजनीतिक हिंसा। इन दिनों मुर्शिदाबाद में और पश्चिम परगना में, फिर दक्षिणी परगना में हिंसा की घटनाएं पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है, वक्फ मामले को लेकर देखने को मिल रही है।
अब लोग वहाँ पर दरअसल इतनी हिंसक घटनाएं दे चुके हैं, राजनीति के लिए इतने लोगों की बलि चढ़ते देख चुके हैं कि अब वहाँ के लोग परेशान हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल के लोगों से आप पूछिए तो वो सबसे पहले इस वक्त चाहते हैं कि कौन सी पार्टी आपको चाहिए। वो कहेंगे कि उन्हें एक ऐसी पार्टी चाहिए जो कम से कम ये हिंसक राजनीति से दूर रहे, इससे छुटकारा दिलाए। तो ऐसे में ट्रैक रिकॉर्ड किसका रहा है? कांग्रेस का। कांग्रेस राजनीतिक हिंसाओं से कभी वास्ता नहीं रहा है। कांग्रेस से जुड़ा कोई संगठन कभी भी अपने हिंसक रूप के लिए या फिर इस तरह के उग्र प्रदर्शन के लिए नहीं जाना जाता। जिस तरह से आरएसएस, बजरंग दल, ये करणी सेना, ये जिस तरह से पहचाने जाते हैं, कांग्रेस का कोई संगठन कभी ऐसा नहीं रहा। तृणमूल कांग्रेस का खुद का कैडर, क्योंकि वो हिंसा के प्रतिरोध में उपजी पार्टी है, तो उसी रूप में वो दिखता है। पश्चिम बंगाल में पहले लेफ्ट की सरकारें थी, तब भी उनके जो कार्यकर्ता थे, जो वर्कर थे, जो कैडर था, वो हिंसक रूप में जो है वो ज़्यादातर अपने दुश्मनों को दबाने की कोशिश करता था। तो ऐसे में अगर आप कांग्रेस की बात करें तो इतिहास में नज़र भी दौड़ाएं तो कांग्रेस के लिए मौका बनता है। हालांकि वहाँ कांग्रेस लेफ्ट के साथ पिछले काफ़ी समय से गठबंधन में चुनाव लड़ती है, लेकिन आप चुनाव के अगर नतीजे देखिए, अगर 2072 में आखिरी बार था जब कांग्रेस ने अपने दम पे सरकार बनाई थी, 216 विधायक जीते थे। 294 में 294 में से 216 कांग्रेस के विधायक थे। सिद्धार्थ शंकर रे तब मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुए, उसके बाद कांग्रेस का ऐसा सुपड़ा साफ हुआ कि कांग्रेस 77 में सिर्फ 20 सीटों पर रह गई और लेफ्ट की सरकार बन गई, सिर्फ 20 सीटें। अब जब से ममता का उदय हुआ है, तब से आप नज़र डालिए, जब लेफ्ट की सरकार भी थी तो हमेशा लेफ्ट की सरकार बनती थी, लेकिन मेन अपोजिशन कांग्रेस रही थी। कांग्रेस नंबर 2 पार्टी होती थी। अब 2011 से जब से ममता का उदय हुआ है, तब से कांग्रेस लेफ्ट साथ आए हैं। तब से भी अगर आप देखिए तो 2011 में कांग्रेस को 42 सीटें मिली थी, लेफ्ट सत्ता से बाहर हुई थी। मेन अपोजिशन वो नहीं थी, दूसरे नंबर की पार्टी तब भी कांग्रेस थी। 42 सीटों के साथ कांग्रेस थी, सीपीएम नहीं थी। मैं लेफ्ट पूरा कंबाइंड नहीं कह रहा, मैं सीपीएम की बात कर रहा हूँ। सीपीएम दूसरे नंबर पे नहीं थी, कांग्रेस दूसरे नंबर पे थी तृणमूल कांग्रेस के बाद। 2016 में भी कांग्रेस को 44 सीटें मिली, तब भी दूसरे नंबर पे थी, और बीजेपी को सिर्फ 3 सीट मिली थी 2016 में। और 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को फिर 44 सीटें मिली, लेकिन बीजेपी 3 से सीधा 77 पर पहुंच गई। याद रखिएगा, 2016 में ये जो बीजेपी है, 2006 में ममता बनर्जी के साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ा था पश्चिम बंगाल में। तब ममता को 30 सीटें मिली थी और बीजेपी को 0 सीट मिली थी। ये ममता बनर्जी का ही उगाया हुआ पौधा है जो आज उनको जो है खाने पे तुला हुआ है। लेकिन बीजेपी ने 3 से सीधा 77 की जो छलांग लगाई, उसके पीछे 5 साल जिस तरह से ममता बनर्जी को तंग किया गया, हर तरह का हथकंडा अपनाया गया और राजनीतिक हिंसा बहुत बड़ा एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। ध्रुवीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का इस्तेमाल जिस तरह से पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है, वो अपने आप में पूरे देश में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा है। हम जब बात करते हैं हिंदू मुसलमान की, तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में होगा क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा मुसलमान है, लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश से ज़्यादा ये तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल में होती है। और इसीलिए कांग्रेस भी मानती है कि दरअसल इसके लिए जिम्मेदार ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों हैं। ध्रुवीकरण की जो राजनीति बंगाल में चल रहे हैं, जो जड़ पकड़ रही है, जिसकी शुरुआत बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी पार्टी दोनों मिलकर चुनावी गठबंधन के चलते 2000 की शुरुआत से बंगाल में शुरू किए थे। चुनावी गठबंधन की मुद्दा को लेकर कभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी सरकार के मंत्री की पद भी संभाली थी। उसी दिन से जो सिलसिला जारी हुई है, उसी दिन से जो चल रही है, उसके चलते ये बंगाल के साथ न कभी सांप्रदायिकता, न कभी जात पात की कोई रिश्ता थी कभी,
दिल्ली में पहले हम लोग जब जाते थे तो लोग जब पूछते थे कि बंगाल में जात पात सांप्रदायिकता के बारे में कुछ कहिए, मैंने कहा है ही नहीं तो क्या कहूँ। मैं जहाँ से चुनकर आते 70% मुसलमान, सिर्फ मैं नहीं, मैं प्रणब मुखर्जी साहब को भी ऐसे चुनाकर चुनाव में शामिल करके जिताकर हम लोग भेजा दिल्ली में, वो भी ब्राह्मण की बेटे थे। अब इस वक्त अगले साल चुनाव होने हैं, इस वक्त बहुत अच्छा मौका है कि कांग्रेस लोगों के बीच जाकर अपनी बात कहे। जो कांग्रेस का स्वरूप है, जो कांग्रेस की विचारधारा है, उस विचारधारा को लोगों तक पहुंचाए। लोगों को इस वक्त वैसी पार्टी चाहिए जो उनके जख्मों पर मरहम लगा सके, और मरहम लगाने का ये मौका सही है कि जो तुमने चुना है जिसे, वो भी इसी रूप की है, और जो उसको चैलेंज कर रही है पार्टी वो भी इसी रूप की है। अगर आप इसको हट के वहाँ जाओगे भी तो कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर आपको बदलना है, इन सब से छुटकारा पाना है, तो कांग्रेस एक विकल्प आप ज़रूर रखिए। ये बात कांग्रेस के नेताओं को कहनी चाहिए। अधीर रंजन चौधरी, क्योंकि उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी मुर्शिदाबाद है, वो हार गए इस बार चुनाव, क्योंकि ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को, क्रिकेटर को खड़ा कर दिया वहाँ पर। लेकिन वो जानते हैं कि ज़मीन पकड़ने के लिए मौका सही है, इसलिए अधीर रंजन चौधरी घायलों से मिल रहे हैं, जहाँ फसाद हुए हैं उन इलाकों में जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की बाकी लीडरशिप क्यों नहीं जा रही? अगर कांग्रेस की जगह इस वक्त कहीं बीजेपी होती, चाहे 2 ही सीट क्यों ना होती बीजेपी की, कांग्रेस के पास तो फिर भी 44 सीटें थी, कांग्रेस के 2-3 विधायक होते तो भी वो इस मौके पे छलांग मार चुकी होती, और इस वक्त एक नैरेटिव बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही होती। जो परसेप्शन मैं कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी अगर हिंसक राजनीति का फ़ायदा उठाकर सत्ता तक पहुंची है, तो बीजेपी भी वही कर रही है। ये परसेप्शन बनाना पड़ेगा, और नैरेटिव बनाइए कि अल्टरनेट, अगर आपको इन सबसे छुटकारा पाना है तो कांग्रेस को चुनिए। क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुझे नहीं लगता कि 1-2% 2% से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कांग्रेस का शासन देखा होगा। 1977 के बाद जो पैदा हुए हैं उन्होंने तो कांग्रेस का शासन देखा ही नहीं, उनको तो मालूम ही नहीं कि कांग्रेस की सरकार कैसी रही है, कांग्रेस ने कैसा काम किया, कांग्रेस कैसे काम करती है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है। बीजेपी क्यों कामयाब हुई पूरे देश में? बीजेपी इसलिए कामयाब हुई, बीजेपी ने ये नैरेटिव गढ़ा ना सब जगह कि हमें कभी सत्ता में आने का मौका नहीं मिला, हमें एक बार आप मौका दे के देखिए। आपने कांग्रेस को आजमा लिया, आपने दूसरी पार्टियों को आजमा लिया, एक बार हमें आजमा के देखिए, हमें मौका दीजिए। लोगों ने उनकी बात पे विश्वास किया, लोगों को लगा हाँ एक बार इनको भी मौका देखें, क्योंकि ये नई बातें कर रहे हैं। यही चीज़ अरविंद केजरीवाल ने कही थी कि एक बार हमें मौका दे के देखिए। तो क्यों पश्चिम बंगाल में कांग्रेस लोगों से मौका नहीं मांग रही कि हमें भी एक मौका दे के देखिए, ताकि हम अपनी बात कह सकें और हम कैसे काम करते हैं, हमारी सरकारें कैसे काम करती हैं, ये आपको पता चल सके। कम से कम लोगों से ये अपील कीजिए कि 5 साल का मौका, हमें एक टेस्टिंग टाइम तो दीजिए, कि हमें एक बार तो मौका दीजिए काम करने का। क्योंकि दिल्ली की सरकारें तो आप देख ही रहे हैं, सेंटर में हैं। 11 साल से दिल्ली में दिल्ली की सरकार बीजेपी की चली रही है ना, माफ़ कीजिएगा, दिल्ली से। उनके कामकाज का पूरा लेखा जोखा पश्चिम बंगाल के लोग जानते हैं। कांग्रेस की तो दिल्ली में भी सरकार नहीं है 11 साल से, तो किस पे अवलोकन करेंगे? अगर करना है, तोलना है, तो कर्नाटक, तेलंगाना जैसी सरकार से तुलवाइए। कांग्रेस को कहिए कि देखिए हमारी सरकारों ने वहाँ ओबीसी के लिए क्या किया है, आरक्षण जो है वो लागू कर दिया है, जातिगत जनगणना करा दी, महिलाओं को हमने फ्री बस पासेज और बैंक अकाउंट में पैसे देने शुरू कर दिए। ये सब गिनवाइए ना वहाँ पर जाके। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, कांग्रेस ध्यान नहीं दे रही। कांग्रेस जहाँ फंस जाती है वहीं फंस जाती है। गुजरात में फंसी है, बिहार में फंसी है, तो वहीं फंसी है। अब इधर जो मर्जी हो जाए, जब कल को मामला शांत हो जाएगा, फिर 6 महीने बाद जगेंगे, फिर पश्चिम बंगाल में काम शुरू करेंगे, तब तो फिर देर हो जाएगी। मौके पे चौका मारना सीखना है कांग्रेस को, तो आप रॉबर्ट वाड्रा से सीख लीजिए। रॉबर्ट वाड्रा ने आज क्या किया? रॉबर्ट वाड्रा को फिर ईडी का समन आया। 17 साल से एक ही केस में उन्हें बार बार बुलाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि मैंने 2300 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, घंटों मेरी पूछताछ हो जाती है, फिर भी मुझे बार बार बुलाया जा रहा 17 साल से। 17,000 करोड़ का घोटाले का भ्रष्टाचार का आरोप प्रधानमंत्री ने जिस अजीत पवार पे लगाया था, वो तो आज उनका मुख्यमंत्री है। और मैंने 3 करोड़ की ज़मीन, 3.5 करोड़ की ज़मीन 50 करोड़ में अगर मेरी बिक गई, तो मुझे बार बार 17 साल से बुलाया जा रहा है। यही रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं ना। लेकिन
उन्होंने मौके का फायदा कैसे उठाया? उन्होंने बीजेपी का हथियार बीजेपी पे ही चला, बीजेपी की स्ट्रेटेजी को बीजेपी के खिलाफ ही इस्तेमाल किया। आज वो अपने घर से ईडी दफ्तर तक पैदल मार्च करके गए। रॉबर्ट वाड्रा जानते थे कि मैं पैदल चलूंगा, मीडिया झक मार के मुझे दिखाएगी, मेरी बात को मीडिया दिखाएगी, और हुआ भी यही। वो पैदल चलते रहे, मीडिया उसको लगातार दिखाता रहा। जो रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, मीडिया ने सारे बयान उनके चलाए। इसको कहते हैं मौके पे चौका मारना, यानी कि जो जैसा दिख रहा है, जैसा चल रहा है, उसको उसी तरह से चलाना। क्योंकि ये तो एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जो दिखता है वही बिकता है। मोदी जी लगातार टेलीविज़न पे दिखते हैं, मीडिया में दिखते हैं, इसलिए वो बिक रहे हैं। राहुल गांधी को कोई दिखाता ही नहीं है सोशल मीडिया पे, इसलिए सबसे ज़्यादा राहुल गांधी दिखते हैं, इसलिए सोशल मीडिया पे राहुल गांधी बिकते हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने सही, मुझे लगा आज बहुत सही स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया कि बीजेपी को भी ये कहना पड़ गया कि देखिए, ये तो जो है वो भ्रष्टाचार के मामले को भी एक आंदोलन का रूप देने में की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को ये रिएक्शन क्यों देना पड़ा? क्योंकि वो समझ रहे थे कि रॉबर्ट वाड्रा सुबह से मीडिया में चल रहा है, गोदी मीडिया लगातार दिखा रही है उसको। तो ये होता है तरीका मौके पे सही चौका मारने का, और जब जिस चीज़ की ज़रूरत है उस वक्त उस स्ट्रेटजी को वहाँ लगाने का। अच्छी बात है, आप बिहार में, गुजरात में काम कर रहे हैं। राहुल गांधी खुद गुजरात गए हैं, वहाँ जो है जिला अध्यक्षों को लेकर, संगठन को लेकर कर रहे हैं। लेकिन जो पश्चिम बंगाल की लीडरशिप है, उनको कहिए आप क्या कर रहे हैं? आप तो कम से कम जहाँ फसाद हुए, दंगे हुए, वहाँ पर जाइए, लोगों से मिलिए, बातचीत कीजिए, बयान दीजिए, मीडिया में छाए रहिए, रोज़ कोई ना कोई दिन में 2-3 लोग जो है बयान दें, क्रिटिसाइज़ कीजिए बीजेपी को भी, तृणमूल कांग्रेस को भी, अपनी प्रेजेंस दिखाइए। लोगों को लगना चाहिए कि भाई कांग्रेस है, आवाज़ उठाती है, जिंदा है। वरना कांग्रेस जितने भी सीटें जीतेगी या जो जीती है, मुझे लगता है वो उनके पर्सनल, जो हर उम्मीदवार का जो अपना रेपो है उसी पे जीती है, पार्टी के लेवल पे तो कहीं दिख नहीं रही। ये भी मान के चलिए, अब तक लेफ्ट के साथ छोटा सहयोगी नंबर 2 की बनके कांग्रेस चल रही थी, लेकिन मैंने पिछला पूरा रिकॉर्ड आपको दिखा दिया कि जो लेफ्ट की सबसे बड़ी पार्टी है सीपीएम, वो कहीं कांग्रेस के आगे टिकती नहीं। तो अब कांग्रेस को लेफ्ट का साथ छोड़ देना चाहिए, टाटा बाय बाय कर देनी चाहिए कांग्रेस को लेफ्ट से, कि अब लेफ्ट का ज़माना इस देश से चला गया, लेफ्ट का अब कुछ नहीं बचा इस देश में। कांग्रेस को, लेफ्ट को बाय बाय कर देनी चाहिए, और थर्ड फ्रंट के रूप में, थर्ड फोर्स के रूप में खड़े होना रहना चाहिए। कि अगर बीजेपी 2016 से 2021 के बीच 3 से 77 पहुंच सकती है, तो कांग्रेस 44 से 150 क्यों नहीं पहुंच सकती? ये सवाल है ना। लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढना भी ज़रूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद।